हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके बाद अपने करियर का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पे अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें, जैसा कि आप सब लोग हमेशा रखते हैं। तो साथियों, आज का लेक्चर हम लोगों का इतिहास लेखन का लेक्चर होने वाला है। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहां पर आप जाएंगे तो इतिहास लेखन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें 15 से 17 वीडियो ऑलरेडी होंगे, तो उन तमाम सारे वीडियो को आप पहले देख लीजिएगा एक एक करके और साथ में नोट्स तैयार कर लीजिएगा ताकि एग्जामिनेशन से पहले रिवीजन करने में सुविधा हो सके। और आपके जितने भी दोस्त हैं जो नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर कहीं किसी विश्वविद्यालय के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें भी उस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो एक लंबे अंतराल के बाद आज हम लोग इतिहास को एक फिर नए तरीके से शुरू करने जा रहे हैं। तो इतिहास लेखन में हम लोगों ने कई सारे चैप्टर्स पे बात की थी और कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो बच गए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था इतिहास लेखन का जब मैंने सिलेबस करवाया था तो मैंने बताया था इसमें टोटल 30 यूनिट के आसपास हैं। तो उसमें से लगभग हम लोग 8 से 10 यूनिट पे बात कर चुके हैं और आज हम लोग 11वें यूनिट पे बात करने वाले हैं। तो यदि आपने थंबनेल को देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग कौन से इतिहास लेखन की बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग मुख्य तौर पे बात करने वाले हैं कैम्ब्रिज हिस्टोरियोग्राफी के बारे में। तो आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल का जो नाम था कुसुम नेट क्लासेस, उसे मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि आगे आने वाला समय में कुछ ही दिनों में मैं दूसरे सब्जेक्ट को भी शुरू करने जा रहा हूं जो कि नेट के एग्ज़ाम से अलग होंगे, दूसरे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। इसलिए इसमें नेट क्लासेस लगा हुआ था, इस वजह से इसको हटा दिया मैंने। अभी चैनल का नाम मैंने गुरु अमृतराज कर दिया है। तो आपके जितने भी साथी हैं आप उनको बता सकते हैं चैनल का नाम, या फिर आपको जब सर्च करना हो तो आप इस नाम से अगली बार से सर्च कीजिएगा। तो चलिए फिर आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आप कलम और कॉपी उठा लें और आप हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह बात कर लेते हैं कि कैम्ब्रिज हिस्टोग्राफी में हम लोग किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। एक एक करके हम लोग उसको विस्तार से पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले आप यह लिख लो कि इसमें हम लोग पहला जो बात करेंगे वो ओवरऑल जो हम लोग इंट्रोडक्शन के तौर पे बात करते हैं वह एक बात होगी। दूसरे नंबर पे इसमें हम लोग बात करने वाले हैं जो इसका बैकग्राउंड रहा है। किसका बैकग्राउंड रहा है? जो बैकग्राउंड ऑफ कैम्ब्रिज हिस्टोग्राफी है उसका क्या पृष्ठभूमि रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरे नंबर पे हम लोग चर्चा यह करेंगे कि इसका इमर्जेंस किस तरीके से हुआ, इसका जो उदय हुआ है, इसका जो क्रिएशन हुआ है वो किस तरीके से चल करके आया। और चौथे नंबर पे बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टेक्स्ट लिखे गए हैं, महत्वपूर्ण बुक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई है। पाँचवें नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं इसका जो स्पेशलाइजेशन है, यानी कि इसके जो सिग्निफिकेंसेज हैं, यानी कि इसको कैसे आप पहचानेंगे कि ये कैम्ब्रिज हिस्टोग्राफी के लेखक हैं। तो कैम्ब्रिज हिस्टोग्राफी का जो भी मेरिट्स या डिमेरिट्स है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। और छठे नंबर पे हम लोग चर्चा करेंगे कैम्ब्रिज हिस्टोग्राफी फिर किस तरीके से इसका एंड हुआ, किस तरीके से समाप्त हो गया इतना ज़्यादा पॉपुलर होने के बावजूद। और लास्ट 7वें नंबर में हम लोग यह बात करेंगे इसका इवैल्यूएशन करेंगे, जैसा कि हम लोग हर एक हिस्टोग्राफी के लास्ट में करते हैं इवैल्यूएशन। तो मेरा ख्याल है कि यदि हम लोग इन 7 बिंदुओं पर चर्चा करते हैं तो कैम्ब्रिज हिस्टोग्राफी पे एक कमोबेश एक बेहतरीन चर्चा हो पाएगी। तो यह चर्चा जो होगी वह 2 लेक्चर में होगी। तो आज जो है कैम्ब्रिज हिस्टोग्राफी का पहला लेक्चर है, इसके बाद इसका दूसरा लेक्चर आएगा। तो आप दोनों लेक्चर को देखेंगे तब जा कर के कैम्ब्रिज हिस्टोग्राफी का कंप्लीट पैकेज आपके पास होगा। तो चलिए फिर आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग 3-4 बिंदुओं पे बात करेंगे। पहला बिंदु हमारा होगा ओवरऑल इंट्रोडक्शन के बारे में, एंड द सेकेंड पॉइंट विल बी कि हम लोग चर्चा करेंगे बैकग्राउंड ऑफ कैम्ब्रिज हिस्टोग्राफी के बारे में, सो इसकी क्या पृष्ठभूमि रही है। एंड तीसरे नंबर पे आज बात करने वाले हैं इमर्जेंस ऑफ कैम्ब्रिज हिस्टोग्राफी के बारे में, कैम्ब्रिज स्कूल के बारे में। तो चलिए फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप हमारे साथ लिखते चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप हेडिंग दे दीजिए कैम्ब्रिज स्कूल। देखो नाम से स्पष्ट है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो इतिहासकार थे, हो सकता है वो भारतीय ही रहे हों या फिर यूरोपीय रहे हों, लेकिन वो सभी के सभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे और कैम्ब्रिज से इस चीज़ की शुरुआत हुई है दरअसल, इसीलिए इसको कैम्ब्रिज स्कूल बोला गया है। लेकिन आगे चल करके जब इसका एक्सपेंशन हुआ तो सोवियत संघ के लोग भी थे, वहाँ के भी कई सारे हिस्टोरियन ने इसमें पार्टिसिपेट करने का काम किया है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि क्या कैम्ब्रिज स्कूल हिस्टोग्राफी में केवल कैम्ब्रिज के प्रोफेसर थे, तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरे दुनिया के प्रोफेसर थे। ये अलग बात है कि शुरुआत वहाँ के प्रोफेसरों ने की थी और चूंकि जगह का नाम कैम्ब्रिज था, विश्वविद्यालय का नाम कैम्ब्रिज था, इसीलिए इसे कैम्ब्रिज स्कूल कहा गया। तो कैम्ब्रिज स्कूल या फिर कैम्ब्रिज हिस्टोग्राफी दोनों एक ही बात है। अब देखते हैं हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। 1960 के आसपास का जब दौर है साथियों, आप देखोगे कि 1947 में आज़ादी के बाद भारत में मुख्य तौर पे जो भारतीय इतिहास लेखन पे प्रभाव रहा है उसको बोलते हैं मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी। जो भारत का मार्क्सवादी इतिहास लेखन है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है, जिसका शुरुआत करने का जो श्रेय है वह रजनी पाम दत्त को जाता है, जिन्होंने इंडिया टुडे किताब लिखी थी 1947-48 में, जहां से पॉपुलर हुई थी। और इनके साथ साथ एक व्यक्ति थे जिनका नाम है A.R. देसाई, जिन्होंने सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म करके एक किताब लिखा था। इस किताब से ही दरअसल यह पॉपुलर हुए थे। तो भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन के जनक के तौर पे इन दो व्यक्ति को जाना जाता है। तो इन दोनों लोगों ने जो चर्चा की थी उसमें एक टॉपिक जो था, कॉमन टॉपिक, वह था इंडियन नेशनलिज्म। तो चूंकि भारत नया नया आज़ाद हुआ था तो इंडियन नेशनलिज्म पे कई हिस्टोरियन लिखने का काम कर रहे थे। तो उसी पे जब चूंकि मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी आ चुका था, कैम्ब्रिज से पहले मार्क्सिस्ट आ चुका था, उसके बारे में हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो चूंकि वह आ चुका था तो उनके व्याख्या से कई लोग संतुष्ट थे और कई लोग संतुष्ट नहीं थे। तो जो लोग संतुष्ट नहीं थे उन लोगों ने एक अपने ग्रुप का गठन किया और उन लोगों ने एक नए तरीके से इंडियन नेशनलिज्म को एक्सप्लेन करने का काम किया, उसका व्याख्या करने का काम किया। और वह जो ग्रुप था उसी को बोला गया कैम्ब्रिज ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन, कैम्ब्रिज स्कूल या फिर कैम्ब्रिज हिस्टोग्राफी। आप इसको किसी भी नाम से लिख सकते हैं, बस इसको ध्यान रखिएगा कि आप जिस पर्पस से पढ़ रहे हैं वो पर्पस आपका पूरा होना चाहिए और चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो 1960 के दौर में जब इंडियन नेशनलिज्म का एक्सप्लेनेशन किया था कि इन्होंने मार्क्सिस्टों ने, तो इस एक्सप्लेनेशन से कैम्ब्रिज के जो कुछ हिस्टोरियन थे वो लोग संतुष्ट नहीं हो पाए, इसलिए उन्होंने एक नए इतिहास लेखन को जन्म दिया जिसे हम लोग कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी के नाम से जानते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई बात। यह दरअसल प्रस्तावना में हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसका उदय कैसे हुआ, यह किस तरीके से चीज़ें चल करके आई, इसके पीछे में कौन कौन सी चीज़ें रही है। ठीक है, चलो अब देखो उदय में ही एक पॉइंट और याद रखिएगा कि चूंकि जब 1960 में यह बात आई तो 1947 में इन्होंने जब एक्सप्लेनेशन दिया तो 1960 में फिर कैम्ब्रिज वालों ने दिया। तो कैम्ब्रिज वालों ने जब दिया था तो कैम्ब्रिज ने एक नए तरीके से भारतीय राष्ट्रवाद को व्याख्या करने का काम किया। उसमें इन्होंने मुख्य तौर पे जो काम किया है वह है जो पश्चिम के लोग थे, जो पश्चिम के कहने का मतलब जो पश्चिमी दुनिया के लोग थे, जो यूरोप के लोग थे, स्पेशली कौन, इलीट क्लास जो पीपल थे, उन्होंने जो भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में अपना सिद्धांत या फिर अपना जो विचारधारा बनाया था उसी के साथ कैम्ब्रिज इतिहास लेखन के जितने भी इतिहासकार थे उनके साथ खड़े होने का काम किए। तो यदि आपसे पूछा जाए कि 1960 के दशक में इतिहास लेखन की दो विचारधारा सामने आई थी, तो एक विचारधारा जो था उसने मार्क्सवादी इतिहास लेखन का खुलकर समर्थन किया और दूसरा जो विचारधारा था यूरोपियन इलिट का, उसका समर्थन किन्होंने किया, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस ने उसका काम किया है। ठीक है, चलो। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कैम्ब्रिज इतिहास लेखन का उदय क्यों हुआ, तब मेरा ख्याल है कि इस सवाल का जवाब आपके पास अब पहुंच गया होगा और आप इसको एक बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब देखते हैं कि आखिर ऐसा हुआ था क्यों। ठीक है, एक दो किताब का भी नाम मैं इसमें लिखवाऊंगा, क्योंकि किताब भी लिखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किताब से ही दरअसल आपसे सवाल पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि जो लोग इग्नू के छात्र हैं या फिर जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, एमए कर रहे हैं, जिनका मास्टर में हिस्टोग्राफी पढ़ना है, वो लोग तो इस एक्सप्लेनेशन को पढ़कर अपने एग्जाम में बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन नेट में चूँकि ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको फैक्ट भी जानना है। किताब का नाम से वो लोग बहुत सवाल पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग किताब का नाम लिखते हैं। सबसे पहले किताब का नाम लिख लीजिए, एक दो जहाँ से ये चीज़ें चल कर के आई है। शुरुआत जो हुआ है, एक किताब है, लिखिएगा लोकलिटी, लिखिएगा आप लोकलिटी प्रोविंस एंड नेशन, लोकलिटी प्रोविंस एंड नेशन इसके, और आगे इसी में लिखिएगा एसेज ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, एसेज ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, और टाइम लिखिएगा यह 1870 से लेकर के 1940 के बीच का जो भारत का इतिहास है, जो भारतीय राजनीति का इतिहास है, उसका ब्यौरा देने का काम किया है। यह जो किताब है यह केवल एक व्यक्ति का नहीं है। कैम्ब्रिज इतिहासकार जितने भी थे, 3-4 शुरुआती दौर में जितने भी लोग रहे हैं, उन सभी लोगों ने मिल करके जो अपना आर्टिकल लिखा था, उन सभी के आर्टिकल को कलेक्ट करके, ठीक है, एक किताब का रूप दिया गया। तो क्या है, कैम्ब्रिज जो इतिहासकार हुए उनके लेखों का संकलन है। ठीक, इसमें मुख्य तौर पे जो है इसका संपादन करने का काम किए हैं, उनका नाम है जॉन गैलेगर। आप लिख सकते हैं, नाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जॉन गैलेगर। जॉन गैलेगर के साथ साथ लिखिएगा गॉर्डन जॉनसन, और तीसरे नंबर पे लिखिएगा अनिल शील। यदि आपने पहले इतिहास लेखन को पढ़ा है तो मेरा ख्याल है कि आप अनिल शील को तो कम से कम जानते ही होंगे। अनिल शील ने यहाँ तक कह दिया था, जो गांधी हैं और नेहरू हैं और पटेल हैं, इन तीनों को इन्होंने कहा था कि ये तीनों के तीनों साम्राज्यवाद के दलाल थे। यह लाइन यदि आपसे पूछा जाए कि गांधी, नेहरू और पटेल साम्राज्यवाद के दलाल थे, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार का यह कथन है, तो याद रखिएगा अनिल शील ने ऐसा कहा था। और दरअसल इस तरीके का सवाल पूछा गया है, इसलिए आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में डालकर जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, और यह जो किताब जो रूप में संकलन किया गया, इसका जो प्रकाशन किया गया है वह 1973 में किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और आगे चल कर के जो कैम्ब्रिज जर्नल मॉडर्न एशियन स्टडीज़ था, ठीक है, जिस तरीके से आप यूजीसी से अफिलिएटेड कई तरह के जर्नल हैं, उसी तरीके से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भी हैं, तो वहाँ पे इसको एक अलग रूप में, ठीक है, एक अलग अंक में इसको प्रकाशित करने का काम किया गया और किताब के रूप में देने का काम किया गया, किताब के रूप में इसको प्रकाशित करने का काम किया गया। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पेज बदल लेते हैं क्योंकि मिटाने में वक्त लगेगा। आगे देखते हैं, आगे आप इसमें लिखिएगा कि जो इन्होंने तो इंडियन नेशनलिज्म पे लिखने का काम तो किया, लेकिन जो इनके आलोचक थे, चूँकि हर एक इतिहास लेखन का कोई ना कोई तो आलोचना करेगा ही, क्योंकि ये लोग मार्क्सिस्ट लोगों का आलोचना कर करके अपना एक नई इतिहास लेखन को जन्म दिए, तो इन लोगों की भी कोई आलोचना करेगा। तो इन लोगों की जिन लोगों ने आलोचना की, उन लोगों ने इन्हें कहा कि ये जो लोग हैं, कौन लोग, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियन जो हैं, वह भारतीय राष्ट्रवाद को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रवाद को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। किनके आलोचकों ने ऐसा कहा? ऐसा कहा कैम्ब्रिज इतिहास लेखन के आलोचकों ने। ठीक है, और उन्हीं लोगों ने, आलोचकों ने ही दरअसल इसे सिर्फ कैम्ब्रिज या फिर कैम्ब्रिज स्कूल के नाम से पुकारने का, बोलने का काम किया। तो यह जब किताब मार्केट में आया, जो मैंने लिखा है पीछे, लोकलिटी प्रोविंसेस एंड नेशन एसेज ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, तो इसके आने के बाद जो मार्क्सवादी धड़ा था, जो इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मार्क्सवादियों का इन लोगों ने खूब आलोचना किया था, तो मार्क्सवादियों ने और जो भारत के लिबरल थे, ठीक है, मार्क्सवादियों ने और लिबरल लोगों ने, जो भारत के लिबरल लोग थे, आजकल तो लिबरल और कम्युनिस्ट मतलब एक साथ सब चलने लगा है, दोनों ऑब्लिक करके चलता है, जो विरोधी लोग हैं ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मार्क्सिस्टों में भी देखेंगे, कम्युनिस्टों में भी देखेंगे कि बहुत टिपिकल ट्रेडिशनल कास्टिस्ट, इम्पीरियलिस्ट और फ्यूडलिस्ट लोग मिलेंगे आपको वहाँ पर भी, कम्युनिस्टों में भी।
यदि आप बारीकी से देखने का काम करेंगे तो सो कॉल्ड जो कम्युनिस्टों का गढ़ है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, आप वहाँ पर भी जाकर देखने का काम करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे कम्युनिस्ट आपको इस तरीके से मिलेंगे जिन्होंने कम्युनिज्म का चोला पहन रखा है। तो ऐसी बात नहीं है कि कम्युनिस्ट बहुत लिबरल होते हैं, इसीलिए ये दोनों अलग अलग प्रजाति है। तो मार्क्सिस्ट और जो लिबरल लोग थे उन्होंने क्या किया कि जो कैम्ब्रिज लिखा गया इतिहास लेखन उसकी खूब आलोचना की, क्योंकि ये लोग इंतजार कर रहे थे इन लोगों ने जो लिखा था उसकी आलोचना उन लोगों ने की थी। तो चूंकि उन लोगों का मार्केट में किताब है तो ये लोग भी इंतजार कर रहे थे, उसके बाद इन लोगों ने भी जम करके आलोचना किया। ठीक है, लेकिन कुछ भी कहें, कुछ न कुछ, ठीक है, थोड़ा बहुत ही सही, भारतीय इतिहास पे कैम्ब्रिज इतिहास लेखन का भी कहीं ना कहीं प्रभाव रहा है। क्योंकि कैम्ब्रिज इतिहास लेखन ने जो बातें कही है कैम्ब्रिज हिस्टोरियन ने, ऐसा नहीं कि सभी की सभी बातें बकवास बातें हैं। हम लोग आगे बात करेंगे कि उन लोगों ने कौन कौन सी बातें कही है, लेकिन उससे पहले आप इसको समझने की कोशिश करें कि कोई भी इतिहास लेखन का व्यक्ति, कोई भी इतिहासकार यदि लिखा है तो उसमें से ऐसा नहीं कि 100% बकवास की ही बातें हैं। बहुत सारी बातें जो हैं जो एग्जाजरेट कर दिया जाता है, तो वो अलग चीज़ है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। चलो आगे बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कैम्ब्रिज इतिहास लेखन का काम क्या था और कैसे उसका उदय हुआ है, और पहला जो किताब था उसके बारे में भी आप जान गए होंगे। यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा किताब कैम्ब्रिज स्कूल हिस्टोग्राफी से एफिलिएटेड है, तो किताब का नाम याद रखना इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। आगे बात करते हैं हम लोग इसी में जब आगे बात करेंगे तो देखेंगे कि जो मार्क्सिस्टों के बीच में और जो कौन मार्क्सिस्ट, एक तरफ आप लिख लीजिए मार्क्सिस्ट और दूसरे तरफ आप लिख लीजिए कैम्ब्रिज। ये कैम्ब्रिज का नाम बार बार दिमाग से निकल जा रहा है, कैम्ब्रिज। तो इन दोनों का एक ग्रुप है, मार्क्सिस्टों का एक अलग ग्रुप है और कम्युनिस्टों का एक अलग ग्रुप है। मार्क्सिस्टों का, कम्युनिस्ट शब्द नहीं इस्तेमाल कीजिए, मार्क्सिस्ट इतिहास लेखन है, कम्युनिस्ट इतिहास लेखन नहीं है। ठीक है, मार्क्स से प्रभावित है इसलिए मार्क्सिस्ट बोला गया है। आगे बात करेंगे इस पे जब हम लोग मार्क्सवादी इतिहास लेखन पे चर्चा करेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो बहस हुआ है, इन दोनों के बीच में जो डिबेट हुआ वह मुख्य तौर पे 3 सवाल को लेकर के हुआ था। ठीक है, मुख्य तौर पे इन दोनों के बीच में 3 ही सवाल थे और उन 3 सवालों को लेकर के इन दोनों के बीच में चर्चा हुआ। पहला जो सवाल यह था, इन्होंने कहा कि 19वीं शताब्दी के पहले, ठीक है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, माफ करना, मतलब उत्तरार्ध कहने का मतलब 19वीं शताब्दी के पश्चात और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध। फिर से सुनिएगा, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी 19वीं शताब्दी के बाद और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में अंग्रेजों के राज में आधुनिक राजनीति की धुरी क्या थी। एक सवाल यह था। ठीक, इस सवाल को लेकर के सबके अपने अलग अलग जवाब थे। मार्क्सिस्ट जो लोग थे उनका कहना यह था कि उस समय जो इंडियन पॉलिटिक्स चल रहा था वो मुख्य तौर पे अर्थशास्त्र से, ठीक है, किससे, अर्थशास्त्र से प्रभावित था, इकोनॉमी से संचालित था, उसी से चीज़ों का संचालन हो रहा था। ठीक, जबकि इन लोगों का मानना यह था, जो संभ्रांत इतिहासकार थे, कौन, कैम्ब्रिज हिस्टोरियन में, ऐसे संभ्रांत तो सभी थे शुरुआती दौर में, क्योंकि एकेडमिक्स में कोई गरीब व्यक्ति तो जा ही नहीं सकता, एक गरीब क्लास का व्यक्ति, और इसमें भी शुरुआती दौर का चीज़ है तो उस समय तो मुश्किल है जाना, कोई व्यक्ति कैसे जा सकता है। तो संभ्रांत तो मार्क्सिस्ट भी थे, कैम्ब्रिज भी थे, लेकिन संभ्रांत विचारधारा की बात कर रहे हैं, संभ्रांत व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हम लोग। तो जो संभ्रांत सिद्धांत था उसका परिचालन करने का काम कैम्ब्रिज वालों ने किया था। तो कैम्ब्रिज वालों ने कहा यह कि जो उस समय का जो राजनीति था, इंडियन पॉलिटिक्स था, कब का, 19वीं शताब्दी के बाद का और 20वीं शताब्दी से पहले का, उस समय का जो इंडियन पॉलिटिक्स था वह मुख्य तौर पे किससे प्रभावित था। वह कहा था कि इस समय का जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो अंग्रेजों की कोशिश से, ठीक है, अंग्रेजों की कोशिश से चल रहा था, अंग्रेजों की कोशिश से चल रहा था, अंग्रेजों के प्रयत्न से, अंग्रेजों के प्रयास से इस समय की चीज़ें संभव हुई थी और मुख्य तौर पे इसमें अंग्रेजी शिक्षा का रोल था, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव था। एक बात आप हमेशा याद रखना कि जो मार्क्सिस्ट इतिहास लेखन चल करके आया है या फिर जो कम्युनिस्ट हैं या मार्क्सिस्ट हैं
वो हर चीज़ को इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से देखने का काम करते हैं। इसीलिए एक मार्क्सिस्ट व्यक्ति या एक कम्युनिस्ट व्यक्ति जो है इकोनॉमिकल चीज़ों की बात करेगा, इकोनॉमिकल इक्वालिटी की बात करेगा, ठीक है, सोशल जस्टिस की भी बात करता है, अब करते हैं। लेकिन एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि भारतीय मार्क्सवादी, चूँकि इन लोगों के बीज में यदि आप देखेंगे, मार्क्स ने चूँकि धर्म को अफीम बताया था, लेकिन जो इंडियन मार्क्सिस्ट हैं वो मतलब मोस्टली के बारे में यदि बात की जाए तो सभी कास्ट के टाइटल का या फिर अपने रिलीजन का, अपने गोत्र का इस्तेमाल करते हैं हमेशा, मतलब शुरू से लेकर के अंत तक। इवन कि वो लोग चोला भले पहने हुए रहते हैं और वो लोग हमेशा इकोनॉमी की बात करते हैं। देखिएगा कि वो लोग कास्ट के अगेंस्ट, रिलीजन के अगेंस्ट या फिर किसी और चीज़ों के अगेंस्ट बात करने से वो लोग दूर भागते हैं, कटने का काम करते हैं। तो वो लोग हर चीज़ को इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेकिन यदि आप देखेंगे कि क्या यदि इकोनॉमिकल इक्वालिटी दे दिया जाए महिलाओं को या फिर किसी भी वर्ग समूह को, तो क्या समाज में एकदम इक्वालिटी आ जाएगा? एक पॉइंट यह माना जा सकता है कि इकोनॉमी एक बेस हो सकता है, ठीक है, इकोनॉमी एक मेजर इशू है और चीज़ें वहीं से कमोबेश जुड़ी होती है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, ये लोग हमेशा जो है मार्क्सिस्ट, वो लोग किसकी बात करेंगे? इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। यहाँ पर भी इन्होंने यही करने का काम किया है। दूसरा जो सवाल था जिसको लेकर के इन दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रहा था, वह सवाल यह था कि भारतीय उपमहाद्वीप में यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो पॉलिटिकल चेंजेज हुए हैं उसके अध्ययन के लिए, यदि उसका अध्ययन किया जाए तो उसके लिए सबसे जो उपयुक्त चीज़ है वह क्या होना चाहिए? क्या भारत एक राष्ट्र के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए या फिर भारत को एक क्षेत्र के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए? ठीक, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि मार्क्सवादियों ने चूंकि भारतीय राष्ट्रवाद की व्याख्या की थी, तो यहाँ पर एक चीज़ है, इन्होंने कहा कि नहीं, भारत का जो अध्ययन किया जाना चाहिए वो नेशन के रूप में किया जाना चाहिए, क्योंकि इंडियन नेशनलिज्म की इन लोगों ने बात की थी। तो जब नेशन का कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं रहेगा तो फिर नेशनलिज्म पे आप लोग बात भी नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखा जाना चाहिए और भारत को एक राष्ट्र के रूप में अध्ययन करना चाहिए। इसके ठीक उल्टा इन्होंने कहा कि नहीं, भारत एक रीजन है, एक क्षेत्र के रूप में, एक एरिया के रूप में इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस कितना है। तीसरा जो इन लोगों के बीच में जो सवाल था जिसके ऊपर बहस हुआ वह यह था कि जो भारत में जो पॉलिटिकल चेंजेज हुए हैं या फिर भारत में जो लड़ाई चल रही है उसमें हम लोगों को किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। इन्होंने कहा कौन कौन से बात, दो ऑप्शन रखा गया। क्या हमें वर्ग और वर्ग संघर्ष पे केंद्रित होना चाहिए यानी सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, क्या उस पर फोकस करने का काम करना चाहिए, या फिर जो अंग्रेजी पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग हैं और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जो विभिन्न जातियों के बीच में, विभिन्न कम्युनिटी के बीच में, विभिन्न ग्रुप के बीच में जो आपस में एक टकराव चल रहा है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, उनको केंद्र में रख करके अध्ययन किया जाना चाहिए। तो दो ऑप्शन था। कौन कौन ऑप्शन था? एक तो था, इन्होंने कहा कि बताओ क्लास और क्लास स्ट्रगल पे बात करें, इसको केंद्र में रखें, या फिर जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो जितने भी भारत के अलग अलग कम्युनिटी हैं जो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं उनको केंद्र में रखकर बात करें। तो कम्युनिस्टों ने, अब एक चीज़ तो तय है, चूँकि ये लोग इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं तो ये लोग क्लास एवं क्लास स्ट्रगल को, यह इनका बेस है, एक बात याद रखिएगा, मार्क्सिस्टों का बेस है क्लास एंड क्लास स्ट्रगल। तो इन्होंने कहा कि नहीं, क्लास और क्लास स्ट्रगल को रखेंगे बीच में और इसी को केंद्र में रख करके हम लोग भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे और भारतीय राजनीति का अध्ययन करेंगे, उस पर चर्चा करने का काम करेंगे। लेकिन जो कैम्ब्रिज वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं, जो लोग आपस में टकराव कर रहे हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, चाहे वो अलग अलग कम्युनिटी से हैं, अलग अलग ग्रुप से हैं, अलग अलग कास्ट से हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग हायर एजुकेटेड हैं, इन लोगों ने बोला कि उन लोगों को केंद्र में रख करके हम लोग बात करने का काम करेंगे। ठीक, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जितने लोग थे, आप हमारे साथ लिखते चलना, देखो एक बार आप समझना और दूसरी बार आप लिख लेना। तो मेरा ख्याल है कि यह 3 सवालों पे इन दोनों के बीच में जो बहस हुआ था आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये दोनों का जो धुरी है वो अलग अलग है, एक नॉर्थ पोल पे व्यक्ति है, एक साउथ पोल पे व्यक्ति है। बहुत तरह के सिमिलरिटी भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य जो डिसिमिलरिटी था, जो असमानता था इन दोनों के बीच में, जो डिफरेंसेस था, वह इन 3 सवालों को लेकर के इन लोगों के बीच में लड़ाई था। समझ में आ गई बात?
चलिए आगे बात करते हैं, इसको हम लोग पेज बदल लेते हैं। आगे आप देखिएगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि जो भारतीय राष्ट्रवाद का जो संभ्रांत सिद्धांत के साथ जो व्याख्या करने का काम किया गया है वह किस इतिहास लेखन के किस ग्रुप के इतिहासकार सब हैं, तो आप बोलिएगा कि कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी के लोगों ने इलिट थ्योरी के साथ इंडियन नेशनलिज्म को एक्सप्लेन करने का काम किया है। ठीक है, आगे चल करके जब इसका एक्सपेंशन हुआ किसका, कैम्ब्रिज इतिहास लेखन का, तो इसमें और भी जैसे ऑस्ट्रेलिया से कैनबेरा विश्वविद्यालय से कई लोग चल करके आए, ससेक्स जो था वहाँ से कई लोग चल करके आए, कई लोग रशिया से इसमें भाग लिए, रशिया से भी इसमें कई लोगों ने भाग लिया, किसमें, कैम्ब्रिज हिस्टोग्राफी में। ठीक है, और जो यूरोप में तो चूँकि था ही इसका प्रभाव, कैम्ब्रिज में या फिर ब्रिटेन में, लंदन में, इन सभी जगहों से लोग इसमें पार्टिसिपेट करने का काम तो कर ही रहे थे। ठीक है, चलो तो इन्होंने क्या किया कि जो इंडियन पॉलिटिक्स हो रहा था उसमें जो मुख्य संभ्रांत वर्ग था, क्योंकि ये लोग तो खुद संभ्रांत थे, तो संभ्रांत वर्ग पे ही इन्होंने फोकस करने का काम भी किया है। तो जो भारत का संभ्रांत वर्ग था उसका इंडियन पॉलिटिक्स में क्या चरित्र रहा है, क्या रोल रहा है, क्या कैरेक्टर रहा है, क्या पार्टिसिपेशन रहा है, उसको केंद्र में रख करके लगभग 3-4 किताब लिखने का काम किया। वो कौन कौन से किताब हैं उससे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आप किताब का नाम बेहतरीन तरीके से लिख लीजिए और 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। पहले व्यक्ति का नाम लिख लीजिए, J.H. ब्रूमफील्ड, इन्होंने किताब लिखा है J.H. ब्रूमफील्ड। हैंडराइटिंग थोड़ा सा खराब है इसलिए आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। लिखेगा साउंडिंग इन मॉडर्न साउथ एशियन हिस्ट्री, साउंडिंग इन मॉडर्न एशियन साउथ हिस्ट्री। यह जो किताब प्रकाशित हुई है वह 1968 में हुई है। ठीक है, कब, माफ करना, हाँ 1968 में, ठीक है 1968 में। कहाँ से, लंदन से। कैम्ब्रिज एक जगह का नाम है यूके में, जैसे पटना विश्वविद्यालय, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है, जगह के नाम पे रखा गया, उसी तरीके से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। ठीक उसी तरीके से लंदन यूनिवर्सिटी है, जगह के नाम पे रखा गया। पहला किताब कौन था, J.H. ब्रूमफील्ड, किताब का नाम ये राइटर का नाम है, किताब का नाम साउंडिंग इन मॉडर्न एशियन साउथ हिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं, दूसरे किताब का नाम हम लोग लिखते हैं, उसके बाद इसके बारे में चर्चा भी करेंगे, आप घबराओ नहीं, मैंने तो बता ही दिया कि इस किताब में क्या क्या चर्चा किया गया है। दूसरा किताब लिखिएगा इससे, ठीक है, बर्कले कहाँ, आज कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है ना बर्कले में, ठीक है, कैलिफोर्निया, हाँ कैलिफोर्निया ही होगा, ठीक है, एंड लॉस एंजल्स, इसको भी आप लिख लीजिएगा। यह किताब भी 1968 में ही आया है। अच्छा बताना 1968 में भारतीय राजनीति में क्या हो रहा था, तो डेप्थ वाला सवाल हो जाएगा, मतलब भारत के प्राइम मिनिस्टर उस समय कौन थे, फॉरेन मिनिस्टर, आप यह बताना हमें कमेंट सेक्शन में। तीसरा जो आप किताब लिखिएगा वह लिख लीजिए अनिल सिल की लिखी हुई किताब है, यह किताब मैंने बताया आपको। चलिए तीसरा किताब लिखिएगा अनिल सिल का, बर्कले और लॉस की लिखी हुई किताब थी। तीसरा नंबर पे लिखिएगा अनिल सिल का, अनिल सिल, मैंने ऊपर में भी इनका नाम बताया आपको, और इनका किताब का नाम लिखिएगा द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। देखो यह कि आप प्रीवियस ईयर का आप जब क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो अनिल सिल से पूछा गया है कि आपसे सवाल, इसीलिए आप इसको याद रखना, इस किताब का नाम द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इसमें और आगे लिखिएगा, इसी किताब में है कॉम्पिटिशन एंड कोलैबोरेशन इन द लेटर 19th सेंचुरी, कैम्ब्रिज से यह किताब छपा है, यह भी 1968 में छपा है। यह तीनों का तीनों किताब जो है 1968 में छपने का काम हुआ है। 1960 के बाद ही चीज़ें हो रही है, और मैंने आपको बताया था कि 1970-80 के दशक में एक नया इतिहास लेखन का जन्म होता है जिसको हम लोग सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी कहते हैं, जिसमें रणजीत गुहा, शाहिद अमीन, ज्ञान पांडे वगैरह के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। ठीक है, एक एक चीज़ को आप कोरिलेट करके पढ़ोगे ना तब बहुत मज़ा आएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे बात करते हैं हम लोग। इसमें जो है
किताब का नाम आपने लिख लिया। यह 3 किताब जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इस किताब का यदि सब्जेक्ट मैटर का बात किया जाए तो आप लिखिएगा कि इस किताब में भारतीय राजनीति में, किस समय का भारतीय राजनीति, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का भारतीय राजनीति में जो अंग्रेजी पढ़े लिखे, जो एजुकेटेड इलिट क्लास पीपल थे, उनका क्या रोल था इंडियन नेशनलिज्म में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, उसको केंद्र में रख करके लिखने का काम किया गया है। ठीक, इतनी इसमें जो किताबें हैं 3-4 किताबें, उसमें मार्क्सवादी इतिहास लेखन के खिलाफ में 2-3 बातें कही गई है। पहली बात यह कही गई कि जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है, ठीक है, किसके विरोध में कही गई है, मार्क्सवादी इतिहास लेखन के विरोध में। तो इन्होंने कहा कि जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है उसके पीछे राष्ट्रवादी राजनीति भी शामिल रही है। जो नेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, नेशनलिस्ट जो पॉलिटिक्स है वह भी कहीं ना कहीं मॉडर्न पॉलिटिक्स में शामिल रही है, इसका हिस्सा रहा है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इस पॉइंट को आप लिखते चलेंगे। ठीक, लेकिन इन्होंने क्या कहा था, मार्क्सवादियों ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसका जो सिस्टम है वह आर्थिक बदलाव की वजह से हुआ है, न कि राजनीतिक बदलाव से और न कि राष्ट्रवादी चीज़ों की वजह से। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, अब इन्होंने कहा एक बात और, इन्होंने कहा इन लोगों का कहना क्या था कि आर्थिक परिवर्तन की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने कहा कि नहीं, अंग्रेजों ने जो नए नए संस्था का निर्माण किया है, जो नए नए इंस्टीट्यूट बनाए हैं, जो नए नए ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, वो लोग जो क्रियाकलाप कर रहे हैं उनकी वजह से चीज़ें चेंज हो रही है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिल सील जो थे, अनिल सील कौन है, अनिल सील वही जो कैम्ब्रिज हिस्टोरियोग्राफी के मुख्य लेखक के तौर पे जिनका नाम काउंट किया जाता है, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा मुहैया कराए गए संस्थागत अवसरों, खास तौर पर छोटी सरकारी नौकरियां पाने और कानून, पश्चिमी चिकित्सा, पत्रकारिता और अध्यापन के क्षेत्र में नई शुरुआत पे बल दिया। ठीक है, किन्होंने कहा, ऐसा कहा अनिल सील ने। अनिल सील ने कहा कि जब अंग्रेजी शिक्षा आया तो भारतीय लोग पश्चिमी चिकित्सा पे, पत्रकारिता पे, स्टडी पे, उसके साथ साथ लॉ पे इन लोगों ने ध्यान देने का काम किया है। समझ में आ गई बात। चलिए दूसरा इन्होंने कहा, दूसरी बात मैंने बताया ना कि इन लोगों ने, किन्होंने, मार्क्सवादियों ने नेशन को केंद्र में रख करके इसको एक्सप्लेन करने का काम किया था। इन लोगों ने क्षेत्र को, भारत को एक क्षेत्र के तौर पे रख करके इनको एक्सपेंड करने, एक्सप्लेनेशन देने का काम किया है। समझ में आ गई बात। अब तो यहाँ तक हम लोग समझे थे कि कैम्ब्रिज स्कूल का इंट्रोडक्शन और इसका बैकग्राउंड किस तरीके से रहा। तीसरा जो आज का लास्ट पॉइंट है उसके ऊपर अब हम लोग चर्चा करते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर से एक बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका इमर्जेंस जो हुआ और इसमें जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, इमर्जेंस के बारे में ही, महत्वपूर्ण किताबों को आगे देख लेंगे, इमर्जेंस किस तरीके से हुआ है। ठीक है, चलिए, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अनिल सील, फिर से इनका नाम आ रहा है। अनिल सील ने क्या किया, अनिल सील के जो गुरुजी थे उनका नाम था जॉन गैलेगर। यही सब गुरु शिष्य का काम है। अब अनिल सील का जो चेला भी होगा ना, वह भी अनिल सील को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो अनिल सील ने क्या किया कि जॉन गैलेगर ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था, उस कॉन्सेप्ट को ही इसने बचाने का काम किया। इन्होंने किताब लिखा था इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इसमें इन्होंने अपने गुरु जी के द्वारा जो दिया गया सिद्धांत था उसका बचाव किया, उसका प्रोटेक्शन करने का काम किया 1968 के आसपास में। और जो इन्होंने रिसर्च किया था उस किताब पे, इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पे, वो दरअसल इनके सुपरवाइजर ही थे, जॉन गैलेगर। समझ में आ गई बात। तो जॉन गैलेगर के साथ इनका एक तो मतलब इस तरीके का संबंध है गुरु शिष्य वाला, और एक है कि पीएचडी रिसर्च स्कॉलर थे और उनके अंदर अपना शोध करने का काम कर रहे थे। ऐसे आमतौर पर ऐसा होता नहीं कि आप बचाव करें, जिनके अंदर आप पीएचडी कर रहे हैं तो उनके कॉन्सेप्ट को आप बचाव करें, बट इन्होंने ऐसा करने का काम किया है। ठीक, तो यहाँ से जो है कैम्ब्रिज हिस्टोग्राफी का यह पहला पीढ़ी है अनिल सील का, जॉन गैलेगर का। इसके बाद भी आगे पीढ़ी आएगी। अनिल सील के बाद जो इनके स्टूडेंट होंगे, इनके जो स्टूडेंट हैं, एक व्यक्ति का नाम लिख लीजिए, इनका स्टूडेंट जो है अनिल सील का, ये इनका गुरुजी है, इनका स्टूडेंट है। इस स्टूडेंट का नाम है जूडिथ ब्राउन।
आप नाम लिखना जरूर, ज्यूडिथ ब्राउन। तो ज्यूडिथ ब्राउन ने किताब लिखा गांधी राइज टू पावर, गांधी राइज टू पावर। यह जो किताब है यह कैम्ब्रिज से 1972 में लिखा गया, ठीक है, 1972 में लिखा गया। इससे पहले जो इमरजेंस वाला लिखा था अनिल सिल ने, वह 1968 में लिखा था, और उनके चेला जो है ज्यूडिथ ब्राउन, उन्होंने 1972 में लिखा। और उन्होंने भी वही काम किया, कौन सा काम, जो काम अनिल सिल के गुरुजी किए थे, जो अनिल सिल किए थे वही काम। तो यह जो इन्होंने लिखा, किन्होंने, इनके चेले ने, तो इनके चेले ने यह कहा कि जो अंग्रेजी पढ़े लिखे संभ्रांत वर्ग हैं मुख्य तौर पे भारत में, इसको मिटाऊं, इन्होंने कहा कि जो भारत में जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा जो इलीट क्लास है, वो जो मोस्ट ऑफ जो लोग हैं उसके, कहाँ के, इंडिया का एजुकेटेड इलीट क्लास, अनपढ़ इलीट क्लास नहीं, एजुकेटेड इलीट क्लास जो है वो मुख्य तौर पे बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के इलाके में रहते थे, ठीक। इसमें अल्पसंख्यक भी थे, ये लोग चूँकि अब कम ही रहेंगे ना, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा भारत में नहीं थे उस समय में, तो ये लोग जो हैं वह अल्पसंख्यक होंगे। और इसमें मोस्ट जो लोग थे, मतलब मोस्टली जो लोग थे, वह इलीट क्लास के साथ साथ इलीट कास्ट से भी थे, ठीक है, इलीट कास्ट से भी थे। इलीट क्लास इकोनॉमिकल टर्म है, इलीट कास्ट सोशल टर्म है, ठीक। तो कास्ट से भी इसका संबंध है और क्लास से भी इसका संबंध है। जैसे आप जितने भी इतिहास लेखन को देखेंगे, चाहे वो मार्क्सवादी इतिहास लेखन हो, कैम्ब्रिज हो, सवाल्टर्न हो, उसमें मुख्य तौर पे इलीट क्लास के साथ साथ इलीट कास्ट के लोगों ने ही लिखने का काम किया है। जैसे अभी भी देखिए सुमित गुहा हैं या रामचंद्र गुहा हैं, ये जितने भी लोग हैं ये सभी के सभी जो हैं इलीट कास्ट के लोग हैं, लेकिन अपने सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी में इन लोगों ने दलित को या फिर पिछड़े को, वंचित को, अल्पसंख्यक को केंद्र में रख कर के इतिहास लिखने का काम किया है। समझ में आ गई बात। तो चूंकि यह तो शुरुआत का ही फेज है, तो यहाँ पे बाकी लोगों का जाना तो असंभव ही है। तो इनके चेले ने इन सारी बातों को लिखा। उसके साथ साथ इनके चेले ने गांधी राइज टू पावर किताब में यह भी बताया, गांधी राइज टू पावर का सब्जेक्ट मैटर मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें इन्होंने कहा, यह भी कहा कि जो भारत के जो लोग थे, जो पिछड़ी जाति के लोग थे, उन लोगों का जो प्रतिरोध था वह वहाँ के पढ़े लिखे लोग जो थे, जो राष्ट्रवाद की वकालत कर रहे थे, जो इलीट क्लास के लोग थे, जो इलीट कास्ट के लोग थे, उनके खिलाफ उनके मन में एक भावना थी, एक प्रतिरोध का आग था, ठीक। यही बात कमोबेश जॉन गैलेगर ने भी किया था अपने वक्त में। तो जॉन गैलेगर का एक किताब लिख लेते हैं, यह तो दोनों गुरु शिष्य का देख ही लिए, एक बार उनका भी देख लेते हैं। जॉन गैलेगर एक व्यक्ति हैं, एक प्रोफेसर हैं अनिल सिल के, और जॉन गैलेगर ने एक व्यक्ति के साथ मिलकर के, जो खुद एक प्रोफेसर हैं, उन प्रोफेसर का नाम है रोनाल्ड रॉबिन्सन। रोनाल्ड रॉबिन्सन के साथ इन्होंने एक मिलकर के किताब लिखा। उस किताब का नाम लिख लीजिए, अफ्रीका एंड द विक्टोरियंस। अफ्रीका एंड द विक्टोरियंस, यह किताब 1961 में लिखा गया था, ठीक। पहले ऑब्वियस सी बात है, पहले गुरु ही लिखेगा ना, चूंकि 1968 में अनिल सिल लिख रहे हैं, तो जॉन गैलेगर की जब किताब आएगी तो 1968 से पहले ही आएगी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका एंड द विक्टोरियंस के लेखक कौन कौन हैं, तो जॉन गैलेगर हैं और रोनाल्ड रॉबिन्सन हैं। इसमें किस चीज़ पे अध्ययन किया गया था, इसमें जो इम्पीरियलिज्म है उस पर अध्ययन किया गया था, और एक क्रिटिकल व्यू है, ठीक है। क्या है, लिख लीजिएगा, क्रिटिकल व्यू ऑफ या क्रिटिकल स्टडी ऑफ इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद पे एक आलोचनात्मक अध्ययन करने का काम किया है जॉन गैलेगर ने और रॉबिन्सन ने, ठीक है। और इसमें अफ्रीका के साथ साथ एशिया पर भी चर्चा करने का काम किया है। और चूंकि जॉन गैलेगर के बहुत तेज तरार स्टूडेंट थे अनिल सिल, इसलिए अनिल सिल ने क्या किया कि एशियन के बारे में तो लिखा ही, लेकिन इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को केंद्र में रख करके लिखने का काम किया। समझ में आ गई बात।
तो इसमें कौन कौन से लोग थे? मेरा ख्याल है कि कैम्ब्रिज हिस्टोरियन सबका नाम भी आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि 4-5 का नाम तो हमने चर्चा कर ही लिया। 1-2 का नाम आप और लिख लीजिए। गिलेघर, अनिल सील, गॉर्डन जॉनसन आपने लिखा था। गॉर्डन जॉनसन तो मैंने लिखाया था ना आपको अभी, जो इनके स्टूडेंट थे। नहीं, इनके स्टूडेंट तो ज्यूडिथ ब्राउन थे ना। इसमें एक और व्यक्ति का नाम लिख लीजिए जो कैम्ब्रिज हिस्टोग्राफी से ही रिलेटेड है, उसका नाम लिख लीजिए गॉर्डन जॉनसन। गॉर्डन जॉनसन। यदि आपसे पूछा जाए कि गॉर्डन जॉनसन कौन थे, तो जो मॉडर्न एशियन स्टडीज़ था ना, जिसमें पहली बार जो इन लोगों का लेख था, जिसका संकलन कर करके छापने का काम किया गया था, वह मॉडर्न एशियन स्टडीज़ था। तो उसके दरअसल यह कौन थे? एडिटर थे, संपादक थे। समझ में आ गई बात? कौन? गॉर्डन जॉनसन। ठीक। और जो अनिल सील के बारे में एक पॉइंट और लिखिएगा कि यदि आपसे यह पूछा जाए कि कैम्ब्रिज हिस्टोग्राफी का वैसा कौन सा हिस्टोरियन है जिन्होंने अपना शोध महाराष्ट्र को केंद्र में रख करके लिखने का काम किया है, करने का काम किया है, तो वह व्यक्ति अनिल सील ही है। ठीक। अनिल सील ही दरअसल मेन इंडिया पे फोकस करने का काम किया है, लेकिन महाराष्ट्र पे स्पेशली इनका काम है। ठीक है। और इसके बाद इनके चेला ने काम किया, तो लगभग दोनों का जो काम है एक दूसरे से मिलता ही, क्योंकि चेला चपाटी एक दूसरे का बचाव करने का भी काम किया है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का भी काम किया है। तो मेरा ख्याल है कि आज हमने जो 3 बिंदुओं पे चर्चा की थी कि हम लोग आज इन 3 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, उस पे हम लोग कर चुके हैं। 1-2 पॉइंट और लिख लीजिए। इन लोगों का मानना यह था कि जो गाँव में जो लोकल बाहुबली होते थे और जो भारत में शिक्षित जो लोग थे, शिक्षित एवं संभ्रांत लोग, इन लोगों का पावर ज़्यादा होता था। किनका? लोकल बाहुबली का। ठीक। और उनको ज़्यादा शक्तिशाली भी माना जाता था। ठीक है। एक पॉइंट और लिखिएगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो ब्रिटिश सरकार थी उसका बढ़ता सेंट्रलाइजेशन और इसके ढांचे के तहत रिप्रेजेंटेशन के बढ़ते जो तत्व थे। ठीक। कौन कौन? पहला चीज़ कि इंडियन पॉलिटिक्स को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारण जो रहा है, उस समय की जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है यानी भारत की सरकार, उन्होंने जो सेंट्रलाइजेशन का काम किया है उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। तो आज हम लोगों ने 3 बिंदुओं पर चर्चा की है कैम्ब्रिज इतिहास लेखन में। कौन कौन? पहला उसके ओवरऑल इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके कुछ जुड़े हुए इतिहासकारों के बारे में, और उसका बैकग्राउंड किस तरीके से रहा और उसमें कौन कौन सी किताबें लिखी गई उसके बारे में चर्चा की है। तो मेरा ख्याल है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक लेक्चर इस पे और होगा, जिसके बाद कैम्ब्रिज इतिहास लेखन खत्म हो जाएगा। आप उस लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना एवं अपनों का ध्यान रखिए और लोगों से प्यार करते रहते रहिए, और प्लीज़ नए साथियों को इस चैनल पे जोड़ने का काम कीजिए।